आज के इस वीडियो का टॉपिक है ज्वालामुखी और भूकंप। ये दो प्रमुख प्राकृतिक घटनाएं हैं जिन्हें आज के इस टॉपिक में अच्छी तरह से समझते हैं, और इसी के साथ में हम दो छोटे से टॉपिक और समझेंगे। एक तो गीजर और एक जो उत्स्रुत कूप बोलते हैं, हम जिनको आर्टेसियन बेल बोलते हैं। तो इस तरह से हम इसमें चार टॉपिक समझेंगे, मुख्य रूप से ज्वालामुखी और भूकंप, और दो छोटे छोटे टॉपिक आर्टेसियन बेल्स और गीजर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ज्वालामुखी से। ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर ऐसे कुछ प्राकृतिक नियमित छिद्र होते हैं जिनसे पृथ्वी की गर्मी अंदर से बाहर निकलती रहती है, जो कि लावा और गैस, राख इन रूपों में बाहर आती है। यहाँ पर थोड़ा सा हम ये जान लें कि धरातल के अंदर लगातार हलचल चलती रहती है। पृथ्वी के अंदर का तापमान अभी ठंडा नहीं हुआ है, वो लगातार गर्म बनी हुई है। उसकी गर्मी और सतह के अंदर जो चट्टानें हैं उनमें होने वाली रासायनिक क्रियाएं, रेडियो एक्टिव क्रियाएं, इन कारणों से लगातार धरती के अंदर ऊर्जा पैदा होती रहती है। वो ऊष्मा के रूप में जब चट्टानों को पिघला देती है तो उन पिघली हुई चट्टानों का आयतन बढ़ जाता है। अब इस प्रकार जो बढ़ा हुआ आयतन है वो बाहर की सतह पर यानी ऊपर की तरफ क्रस्ट पर एक दबाव डालता है, और ये दबाव दो रूपों में बाहर आता है। या तो क्रस्ट में जगह जगह धरातल पर नियमित जो छिद्र बने हुए हैं उनके माध्यम से बाहर आता है, अथवा अगर कहीं पर छिद्र नहीं है, इस दबाव को, इस ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए, तब ये ऊर्जा धरातल के कमजोर जो जगह हैं, कमजोर जो बिंदु हैं, वहां पर उसको तोड़ करके ये ऊर्जा बाहर आ जाती है। तो जब नियमित जो छिद्र हैं उनके द्वारा ये पिघली हुई चट्टानें, पिघले हुए पदार्थ बाहर निकलते हैं, तब इनको तो ज्वालामुखी कहते हैं। और जब यही ऊर्जा जो कि ऊष्मा के रूप में ना हो करके ये जब धरातल को तोड़ देती है तो धरातल में हलचल पैदा करती है, कंपन पैदा करती है, उसको हम भूकंप कहते हैं। तो इस तरह से ज्वालामुखी और भूकंप दोनों ही धरातल के अंदर उत्पन्न हुई अतिरिक्त ऊर्जा को अलग अलग तरीके से बाहर निकालने में सहायक है। तो ये प्राकृतिक घटनाएं हैं। इस तरह से ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है और लगभग उसी तरह से भूकंप की उत्पत्ति होती है। हालांकि भूकंप में पिघला हुआ लावा, गैस आदि चीजें नहीं निकलती हैं, वो ऊर्जा सिर्फ धरातल में कंपन पैदा करके ही खत्म हो जाती है। अब ज्वालामुखी के बारे में जो जियोमॉर्फोलॉजिस्ट हैं, यानी कि भू आकृति विज्ञान के विशेषज्ञ हैं, वो तो इस घटना को एक रचनात्मक तौर पर वर्गीकृत करते हैं। यानी जियोमॉर्फोलॉजी भूकंप को धरातल के लिए एक रचनात्मक क्रिया के रूप में स्वीकार करती है, क्योंकि उन लोगों का मानना है कि भूकंप से स्थल पर विभिन्न प्रकार के रूप यानी कि टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर्स बनती हैं सतह पर। और लेकिन जो पर्यावरण भूगोल के जानकार लोग हैं और पर्यावरण भूगोल के जो विशेषज्ञ हैं, वे इसे एक प्राकृतिक आपदा के रूप में देखते हैं, क्योंकि इससे हमारे इकोसिस्टम को यानी पारितंत्र को काफी नुकसान होता है, जान माल का नुकसान होता है। तो दोनों व्यू पॉइंट अलग अलग हैं। तो इस तरह से ज्वालामुखी के बारे में दो भिन्न और दो एक दूसरे के अपोजिट विचारधाराएं हैं। अब यहीं पर थोड़ा सा मैं समझा दूं कि जो धरातलीय प्लेट है, फिर कभी आगे के टॉपिक में डिटेल समझेंगे, लेकिन जान लें आप कि हमारा जो क्रस्ट है लगभग 17 छोटे बड़े टुकड़ों से मिलकर के बना हुआ है। इन 17 छोटे बड़े टुकड़ों को प्लेट कहते हैं, और ये प्लेट्स आपस में टकराती रहती हैं। इनके टकराने से भी जो अधिक घनत्व वाली प्लेट होती है वो नीचे धरातल में दब जाती है, और फिर नीचे ज़्यादा तापमान के कारण वो प्लेट पिघल करके आयतन में बढ़ती है, और ये बढ़ा हुआ आयतन ऊपर की सतह पर, क्रस्ट पर दबाव डालता है। तो इस तरह से ये प्राकृतिक घटनाएं पैदा होती हैं। अब हम इसमें जो ज्वालामुखी हैं इनको देखते हैं कि ज्वालामुखी तीन प्रकार की कैटेगरी में
बांटे गए हैं, यानी इनकी 3 श्रेणियां बनाई गई हैं। एक श्रेणी है सक्रिय ज्वालामुखी की, यानी एक्टिव वोल्केनो की। दूसरी श्रेणी है सुषुप्त ज्वालामुखी यानी डोरमेंट, और तीसरी है विलुप्त या मृत, जिसे हम कहते हैं एक्सटिंक्ट। तो एक्टिव ज्वालामुखी या सक्रिय ज्वालामुखी उनको कहते हैं जिनसे लगातार गैस, धुआं, लावा, गर्मी ये सब निकलती रहती है। इनको एक्टिव की श्रेणी में रखते हैं। तो जैसे चिली में ग्वाल्टीरी है, इक्वाडोर में कोटोपैक्सी है, हवाई द्वीप समूह में मोना लोआ है, इटली में एटना है और स्ट्राम्बोली है। ये सक्रिय ज्वालामुखी की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद दूसरी श्रेणी है डोरमेंट की, यानी कि सुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी की। ये कभी ज्ञात इतिहास में तो सक्रिय रहे हैं, लेकिन वर्तमान में ये निष्क्रिय हैं। तो इनको हम डोरमेंट या सुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे कि इटली में वेसुवियस है, जापान में फ्यूजियामा है, और अफ्रीका में टांगानिका में किलिमंजारो है, इंडोनेशिया में क्राकाटुआ है। ये प्रसुप्त हैं, यानी कि ऐतिहासिक काल में कभी न कभी ये सक्रिय रहे हैं, लेकिन वर्तमान में ये सक्रिय नहीं है, यानी कि निष्क्रिय। इसके बाद तीसरी कैटेगरी आती है विलुप्त ज्वालामुखी की, एक्सटिंक्ट की, यानी कि ना तो ये ज्ञात इतिहास में कभी सक्रिय रहे हैं, इनका इतिहास सक्रियता का हमारे पास नहीं है, और ना ही अभी कोई चिन्ह इनमें सक्रियता के हैं, इसलिए इन्हें विलुप्त या मृत ज्वालामुखी भी कहते हैं। तो जैसे हमारे पड़ोस में म्यांमार में माउंट पोपा है, और ईरान में कोह सुल्तान है, अर्जेंटीना में अंकाकागुआ है। ये विलुप्त ज्वालामुखी की श्रेणी में आते हैं। अब जो ज्वालामुखी है, इनसे जब ये सक्रिय होते हैं तो जो पदार्थ निकलते हैं उन पदार्थों को हम कुछ नाम देते हैं। तो इनमें सबसे ज्यादा मात्रा में तो गैस और जलवाष्प ही निकलता है। आप देखेंगे बगल के चित्र में कि सबसे ज्यादा मात्रा में जो निकल रहा है वो वोल्केनिक मतलब वेपर और गैसेज हैं, जिनमें खास तौर से सल्फर और नाइट्रोजन की गैसेज काफ़ी मात्रा में होती हैं। और सल्फर युक्त जो धुआं होता है उसको हम फ्यूमारोल करके एक नाम भी देते हैं, फ्यूमारोल। तो ये जो धुआं दिख रहा है ये फ्यूमारोल है। इसके बाद फिर इसमें छोटे छोटे कुछ इंचों के टुकड़े होते हैं जिन्हें हम बॉम्ब कहते हैं। बॉम्ब ये सामने की तरफ दिख रहे हैं आपको टुकड़े बाहर की तरफ निकलते हुए। और मटर के दाने जैसे टुकड़े लेपली कहलाते हैं। उससे छोटे थोड़े चने के दाने जैसे टुकड़े स्कोरिया कहलाते हैं। धूल और राख को टफ कहते हैं। और जो नुकीले टुकड़े होते हैं कंकड़ पत्थर नुकीले टाइप के जिनमें नोक होती है उन्हें ब्रेसिया कहते हैं। और लावा निर्मित चट्टानी छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको हम प्यूमिस कहते हैं। तो एग्जाम में ये पूछा जाता है कि स्कोरिया क्या होता है, लेपिली क्या होता है, टफ क्या होता है। तो इनके बारे में आपको कैटेगराइजेशन याद रखना होगा। तो इस तरह से ये ज्वालामुखी के विस्फोट के समय, ज्वालामुखी की सक्रियता के समय जो निकलने वाले पदार्थ हैं वो है। अब इसके बाद दुनिया भर में हम ज्वालामुखी का जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, उनका फैलाव है, अगर हम उसको देखते हैं तो इसमें 4 प्रमुख बेल्ट हमें दिखती हैं। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण एक बेल्ट है जिसे परिप्रशांत पेटी या पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं। वो प्रशांत महासागर के चारों तरफ एक रिंग बनाती है। प्रशांत महासागर एक तरफ से एशिया और उत्तरी अमेरिका और दूसरी तरफ से ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अमेरिका को घिरे हुए है, पूरा मतलब इनसे घिरा हुआ है। तो इस तरह से देखें हम इसमें कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तटों पर और ऑस्ट्रेलिया के और एशिया के पूर्वी तटों पर ये पूरी बेल्ट है जिसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं। यहाँ पर बहुत ज्वालामुखी है। इन्हीं में हवाई द्वीप और ये अर्जेंटीना का अंकाकागुआ, हवाई द्वीप का मोना लोआ, जापान का फ्यूजियामा, शास्ता इंडोनेशिया का, ये जो ज्वालामुखी हैं वो इसी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में शामिल है। इसके बाद दूसरी जो महत्वपूर्ण पेटी है वो मध्य अटलांटिक बेल्ट कहलाती है, मध्य अटलांटिक पेटी कहलाती है। यानी अटलांटिक में ऊपर आइस वर्ग जो है, आइस वर्ग से लेकर के नीचे कनारी द्वीप समूह तक यूरोप के सहारे सहारे यहाँ पर एक पेटी मिलती है ज्वालामुखी की जिसको हम मध्य अटलांटिक पेटी कहते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि 2 प्लेट्स आपस में जुड़ी हुई हैं इसलिए इन प्लेट्स के स्थान पर ज्वालामुखी पैदा हो गए हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण बेल्ट है वो मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट या मध्य महाद्वीपीय पेटी कहलाती है, जो भूमध्य सागर से होती हुई ईरान
और भारत के ऊपर से गुजरती हुई और इंडोनेशिया तक जाती है, जिसमें इटली में जो एटना, माउंट एटना और जो स्ट्राम्बोली है, ईरान में कोह सुल्तान है, भारत में जो अंडमान निकोबार में बैरन आइलैंड है, वहाँ पर एक ज्वालामुखी है जो सक्रिय नहीं है, और इसके बाद फिर इंडोनेशिया तक, क्राकाटोआ तक ये पूरे ज्वालामुखी जो हैं इस मध्य महाद्वीपीय पेटी में मिलते हैं। इसके बाद जो चौथी महत्वपूर्ण पेटी है वो रिफ्ट वैली बेल्ट या भ्रंश घाटी जो पूर्वी अफ्रीका में है, पूर्वी अफ्रीका में कहलाती है। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसको बस एक बेल्ट के तौर पर देखा जाता है, और इसमें किलिमंजारो है जो टांगानिका में आता है। भारत में कोई सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। भारत में ऐसे माना जाता है कि जब ये भारतीय प्लेट जिन दिनों दक्षिण की जो अंटार्कटिका वाली प्लेट है, गोंडवाना लैंड, उससे जब भारत की प्लेट टूट करके और उत्तर की तरफ गति कर रही थी, और जिस समय यह प्लेट विषुवत रेखा के पास से गुजर रही थी, उस समय पर विषुवत रेखा के पास कोई एक ज्वालामुखी फटा था। उसका लावा भारत की प्लेट के ऊपर गिरा, जो दक्षिणी भारत में जो डेक्कन प्लेटू है, हमारा दक्कन का जो पठार है, उसके ऊपर वो लावा गिरा। तो भारत में जो लावा मिलता है दक्षिणी भारत में, तो कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर कभी ज्वालामुखी था, लेकिन ज्यादातर जो विद्वान है उनका मानना है कि भारत में, दक्षिण भारत में कभी ज्वालामुखी नहीं था। ये वही लावा है जो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के पास से गुजरते समय और वहां पर ज्वालामुखी विस्फोट से जो लावा निकला था, वो लावा इस प्लेट के ऊपर फैल गया था। तो उसी से यहाँ पर जो चट्टानें, रवेदार चट्टानें बन गई हैं, वो रवेदार चट्टानें भारत में उसी ज्वालामुखी के कारण है। बस एक अंडमान निकोबार में बैरन आइलैंड पर एक बैरन ज्वालामुखी है जो कि इस समय सक्रिय नहीं है। तो भारत में इस तरह से कोई सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। बस ये दो उदाहरण हैं जो अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किए जाते हैं। अब इसके बाद हम ज्वालामुखी की संरचना देखें तो जो आंतरिक ज्वालामुखी है, यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट जब अंदर से होता है तो अंदर उसका जो गर्म पदार्थ है वो मैग्मा कहलाता है, और जब वही पदार्थ बाहर आ जाता है तो लावा कहलाता है। तो मैग्मा जो है अंदर भी जम सकता है, अगर उसको मौका मिलता है और उसे जगह मिलती है तो वो जम जाता है। तो इस तरह से मैग्मा के जमने से जो संरचनाएं बनती हैं, उन संरचनाओं में 6 संरचनाएं प्रमुख हैं: सिल, डाइक, लेकोलिथ, बैथोलिथ, लोबोलिथ और फैकोलिथ। इनको मैं एक एक करके समझा दूं। यानी कि धरातल के अंदर जब मैग्मा किसी कारण से उसको जब मौका मिल जाता है और तापमान कम हो जाता है मैग्मा का, तो ऊपर आने की बजाय वो धरातल के अंदर ही जम जाता है और जम करके विभिन्न प्रकार की आकृतियां बना लेता है। उन आकृतियों को अलग अलग नाम दिया गया है। तो इनमें एक आकृति है फैकोलिथ। इधर मैं इसको समझाऊंगा आपको। फैकोलिथ क्या है कि ये लहरदार आकृति बनती है। ये रेड कलर के जो स्पॉट है ये फैकोलिथ है। इस तरह से लहरदार, यानी एंटीक्लाइन और सिनिक्लाइन, ये ऊपर वाली लहर एंटीक्लाइन कहलाती है, नीचे वाली लहर ये सिनिक्लाइन कहलाती है। तो इस तरह से ये मतलब जो आकृतियां बनती है, इन आकृतियों को फैकोलिथ कहते हैं। और फिर एक ये यहाँ पे अवतल लेंस की तरह या प्लेट नुमा आकृति बनती है इस तरह की, इस आकृति को लोपोलिथ कहते हैं। और इस तरह से ये जो क्षैतिज जो काले रंग की ये आपको संरचना में पॉइंटर से दिखा रहा हूँ, ये इस तरह से मैग्मा अगर जमता है तो ये सिल बनती है। और अगर ये ऊर्ध्वाधर आकृति के रूप में जमा हो जाता है, ये मैग्मा जम जाता है, तो जो संरचना बनती है उसे डाइक कहते हैं। और अगर ये उत्तल लेंस की तरह जम जाती है, मैग्मा से संरचना बन जाती है, तो वो लैकोलिथ कहलाती है। और फिर अगर कोई बेतरतीब संरचना जम जाती है जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, तो उस संरचना को बैथोलिथ कहते हैं। तो इस प्रकार जो ज्वालामुखी का लावा है धरातल के अंदर विभिन्न रूपों में जम करके विभिन्न आकृतियां बनाता है। इन आकृतियों को हम 6 नामों से जानते हैं। और इन आकृतियों पर भी क्वेश्चन आते हैं कि किस तरह की आकृति फैकोलिथ कहलाएगी, कौन सी आकृति लोपोलिथ या लैकोलिथ कहलाएगी। तो ये आकृति मैंने इसमें दिखा रखी है। इन आकृतियों को आप देख करके पहचानना सीखोगे। तो ये हुआ कि मैग्मा जब अंदर जम जाता है। लेकिन जब ये मैग्मा बाहर लावा के रूप में निकलता है, तो फिर जो संरचनाएं बनती हैं उसके आधार पर हम ज्वालामुखी का आकार निर्धारित करते हैं। तो सामान्य तौर पर हम ज्वालामुखी को 6 प्रकारों में बांटते हैं। यानी कि टाइप्स अगर हम इसके देखें तो ज्वालामुखी के 6 टाइप हैं। इधर लेफ्ट हैंड की तरफ जो फिगर है, 6 फिगर हैं। एक फिशर टाइप का है। फिशर में एक दरार बनी हुई है, देखिए रेड कलर की। मैं पॉइंटर से दिखाने की कोशिश करूं कि ये ऊपरी हिस्सा है, तो इस पर ये दरार है, इस दरार को फिशर कहते हैं।
तो इस टाइप का अगर लावा इस रूप में निकलता है तो ये फिशर टाइप का वोल्केनो कहलाता है, और इसके ये किनारों में ढलान बहुत कम है यहाँ पर। इसके बाद दूसरा टाइप है कि ढलान थोड़ा ज़्यादा है और जो लावा निकलने का स्थान है वो गोल है, तो इस तरह से ये ढलान थोड़ा बढ़ गया है, तो इस ढलान के आधार पर इस ज्वालामुखी को शील्ड ज्वालामुखी कहते हैं। फिर आप देखेंगे कि इसका ढलान डोम शेप हो गया है, गुंबद के आकार का हो गया है, तो गुंबद आकार यानी कि डोम वोल्केनो कहलाता है ये। इसके बाद फिर एक सिंडर एश सिंडर है, इसमें ढलान और बढ़ गया है, शंकु के आकार का कोन शेप का बन गया है, तो इसको हम बोलते हैं सिंडर कोन या एश सिंडर वोल्केनो, सिंडर कोन ज्वालामुखी, यानी कि ढलान ज्यादा बढ़ करके कोन शेप में आ गया है। फिर एक जो पांचवा टाइप है वो कंपोजिट है। कंपोजिट में आप देखेंगे कि नीचे से ये जो जिसमें से लावा आ रहा है लाल रंग का, ये जो गर्म लावा है ये जो आ रहा है, तो इसमें कई शाखाएं बन गई हैं। ये जो पाइप है एक तरह से, जिसमें होकर के पाइप नहीं है लेकिन पाइप जैसी संरचना है, तो इसमें होकर के जो लावा आ रहा है ऊपर की तरफ, ये वेंट कहलाती है। तो इसके साथ में ये कई सब पाइप बन जाते हैं, तो इस तरह का जो ज्वालामुखी बनता है वो ज्वालामुखी कहलाता है कंपोजिट। और फिर कई कोन बनते हैं ऊपर की तरफ, ऊपर जो संरचना है जहां से लावा निकलता है उस संरचना को क्रेटर कहते हैं, और वो कोन नुमा हो जाती है, शंकु नुमा हो जाती है। तो एक स्थान पर कई सारे कोन बन जाते हैं, कई सारे क्रेटर होते हैं और कई जगहों से लावा निकलता है, तो वो एक बहुत ही बृहद आकार की, बहुत ही ग्रेट स्ट्रक्चर, बहुत ही बड़ी स्ट्रक्चर बन जाती है, तो उसको काल्डेरा बोलते हैं। तो इस तरह से ये काल्डेरा का निर्माण होता है। तो ये ज्वालामुखी जो है अपनी संरचना, बाह्य संरचना के आधार पर और इनसे जो लावा निकल रहा है उसके आधार पर अलग अलग नाम से इनको जानते हैं हम। तो ये जो है ज्वालामुखी के प्रकार हो गए, टाइप्स हो गए। अब इसके बाद हम समझते हैं ज्वालामुखी के बाद में गीजर। गीजर असल में गर्म जल के सोते हैं, यानी धरातल के अंदर, चट्टानों के अंदर रासायनिक क्रियाओं से गर्मी बढ़ती है, और अगर उन चट्टानों में पानी होता है तो वो पानी गर्म हो जाता है और भाप में बदल जाता है, और उनको अगर बाहर निकलने का रास्ता मिलता है कुछ जगहों पर, निश्चित जगहों पर, तो फिर वो भाप और पानी बाहर निकलते हैं। इन्हीं गर्म जल के सोते जो होते हैं इनको हम गीजर या आर्टेशियन वेल कहते हैं। गीजर बस उनको बोलते हैं जिनमें एक प्रेशर के साथ, एक दबाव के साथ, जैसे राइट हैंड की तरफ ये दिख रहा है आपको, ये येलोस्टोन पार्क अमेरिका में ओल्ड फेथफुल नामक गीजर है, जिसमें भाप और पानी एक निश्चित समय अंतराल पर ऊपर निकलता है, काफी ऊंचाई तक जाता है वो, और फिर उस बंद हो जाता है, फिर बाहर जाता है, बाहर निकलता है, फिर बंद हो जाता है। तो इस तरह से ये गीजर कहलाते हैं, गर्म जल के सोते हैं और दबाव के कारण इनमें से पानी निकलता है। तो ये तीन खास तौर से गीजर बहुत प्रसिद्ध हैं और काफी मतलब पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। एक तो अमेरिका में ये ओल्ड फेथफुल गीजर है जो येलोस्टोन पार्क में है, नेशनल पार्क है ये वहाँ पे, येलोस्टोन नेशनल पार्क अमेरिका में। दूसरा आइसलैंड जो है अटलांटिक में उत्तर की तरफ, आइसलैंड में एक ग्रैंड गीजर है, और न्यूजीलैंड में एक माओरी गीजर है, ये काफी प्रसिद्ध हैं। तो इस तरह से ये संरचना गीजर हुई, जिनमें के गर्म जल का पानी, गर्म जल और भाप समय समय पर बाहर निकलते हैं, तेजी से ऊपर की तरफ निकलते हैं। और दूसरी संरचना आर्टेशियन वेल, इनमें भी ये पानी गर्म होता है लेकिन ये तेजी से बाहर नहीं निकलता, कुएं जैसे हैं, बस कुएं गर्म जल के सोते हैं। ये इधर हमारे यहाँ पंजाब में, हिमाचल में काफी मिलते हैं, और पर्यटक, धार्मिक पर्यटक जब इन जगहों पर जाते हैं तो वो इनका सर्दी के कारण इस जल का प्रयोग करते हैं, वो नहाने धोने में, खाना पकाने में। और ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में आर्टेशियन वेल काफी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में तो एक बहुत बड़ी क्षेत्रफल है जहां आर्टेशियन वेल मिलते हैं, और उस पूरे क्षेत्रफल को आर्टेशियन बेसिन भी कहते हैं। उत्स्रुत कूप कहते हैं हिंदी में इनको, उत्स्रुत यानी कि गर्म जल ऊपर निकलने वाले। तो इस तरह से ये गीजर और आर्टेशियन वेल। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे भूकंप के बारे में, अर्थक्वेक के बारे में। जैसा मैंने थोड़ा सा शुरू में इंट्रोड्यूस कराया था आपको कि जब अंदर, धरातल के अंदर बनने वाली ऊर्जा पिघली हुई चट्टानों के रूप में ना निकल करके वो ऊर्जा अपने दबाव के कारण धरातल के ऊपर की सतह को तोड़ती है, तोड़ करके बाहर निकलती है, या उसमें हलचल पैदा कर देती है, कंपन पैदा कर देती है। तो इन्हीं धरातलीय कंपनों को भूकंप कहते हैं। भूकंप ज्वालामुखी विस्फोट से भी पैदा होता है, चट्टानों के पिघलने से, उनके आयतन में वृद्धि से जो ऊपर की तरफ दबाव बनता है उससे पैदा होता है, या फिर अंदर जो रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं उनके कारण तापमान में वृद्धि हो गई,
तो वो जो अतिरिक्त ऊर्जा है वो धरातल को तोड़ करके बाहर निकलती है, या फिर जो धरातलीय प्लेटें हैं वो आपस में टकरा करके नीचे हलचल पैदा करती हैं और वो हलचल ऊर्जा के रूप में बाहर निकलती है। ध्यान रखना है कि भूकंप में भी ऊर्जा निकल रही है, लेकिन इसमें लावा या मैग्मा या पिघला हुआ चट्टान ऐसा कुछ नहीं निकलता। सिर्फ ये ऊर्जा जो है वो धरातलीय जो कमजोर स्थल हैं उनको तोड़ करके उनमें कंपन पैदा करती है। अब जिस जगह पर धरातल के अंदर ये ऊर्जा बन रही है, उत्पन्न हो रही है, वो स्थान धरातल का कहलाता है फोकस। तो अभी मैं आपको ये पॉइंटर के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। इधर ये जो राइट हैंड की तरफ जो डायग्राम है, तो ये क्रॉस जो लगा हुआ है, देखेंगे आप कि ये धरातल है, पूरा क्रस्ट का भाग है ये वाला, और नीचे इसके ये मेंटल है। आप जानते हैं धरातल की संरचना है, ये पृथ्वी की संरचना है। तो क्रस्ट वाले भाग में ये जो जगह है जहाँ क्रॉस लगा हुआ है, यहाँ पर मान लीजिए अतिरिक्त ऊर्जा पैदा हुई है, तो ये भूकंप का केंद्र कहलाता है, इसको फोकस कहते हैं। यहाँ से ये तरंगे हैं, जो ऊर्जा की तरंगे हैं, गोल 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 ये तरंगे निकल रही हैं, और ये तरंगे धरातल पर पहुंचती हैं। तो धरातल पर सबसे पहले जिस स्थान पर ये तरंगे पहुंचती हैं सतह पर, वो सतह ईपी सेंटर कहलाती है। तो धरातल के नीचे सेंटर फोकस, और धरातल पर बिल्कुल ऊपर जहां ये ऊर्जा सबसे पहले पहुंचेगी वो ईपी सेंटर। अब इससे ये तरंगे जो हैं बाहर धरातल पर फैलती हैं, धरातल में कंपन पैदा करती हैं, और उन कंपनों से जो मकान और जो संरचनाएं होती हैं दूसरी, उनको नुकसान पहुंचता है। तो ये रेड कलर में जो तरंगे हैं ये पी तरंगे हैं, और इसके साथ व्हाइट कलर की जो तरंगे हैं ये एस वेव्स हैं, और इनके दोनों के टकराने से एक एल वेव्स यानी रैले वेव्स या तृतीयक तरंगें भी बनती हैं। तो इस तरह से भूकंप के कारण धरातल पर 3 प्रकार की तरंगें बनती हैं। नंबर 1 प्राइमरी वेव्स या पी वेव्स, ये द्रव और ठोस दोनों में गति कर सकती हैं, और इनके कंपन ऊपर नीचे अप एंड डाउन होते हैं, ऊपर और नीचे करके होते हैं। दूसरी एस वेव्स हैं, जिनके कंपन ग्राउंड में साइड बाई साइड होते हैं। तो 2 अलग अलग तरह के कंपन हो गए, और फिर इनके मिलने से, आपस में टकराने से दोनों प्रकार की तरंगों से एक तीसरी टर्शरी तरंगें बनती हैं। उनमें सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है, वो ज्यादा सबसे नुकसान पहुंचाती है, उन्हें टर्शरी वेव्स या रैले वेव्स भी कहते हैं। तो इस तरह से ये 3 प्रकार की तरंगें भूकंप के समय पैदा होती हैं धरातल पर, और इन्हीं तरंगों के कारण हमारे मकान गिरते हैं और मकानों में दब करके लोग मरते हैं। तो यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो समझने की है वो ये है कि भूकंप से सीधे कोई नहीं मरता। भूकंप के कारण मानव निर्मित संरचनाएं, जो मकान है, बिल्डिंग्स, इमारत ये हैं, ये गिरती हैं और उनमें दब करके लोग मरते हैं। अगर जैसे कहीं पर कोई मानव निर्मित संरचना नहीं हो और वहां पर कोई व्यक्ति खड़ा हो और भूकंप आए, तो उसको नुकसान होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि भूकंप जो है वो मानव निर्मित संरचनाओं को ही ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, और उनके नुकसान से ही फिर लोगों को नुकसान पहुंचता है। तो इस तरह से ये भूकंप का पैदा होना, इसका फोकस, इसका एपिसेंटर, इसके समय निकलने वाली 3 प्रकार की तरंगें यानी पी वेव्स, एस वेव्स और टर्शरी यानी एल वेव्स, इनके बारे में मैंने आपको बताया। अब इसके बाद दुनिया में अगर भूकंप का वितरण देखें, तो ये सन 1900 से लेकर के 2017 तक के टोटल जितने भूकंप बड़े आए हैं जो नुकसान पहुंचाने लायक, उनको ये अलग अलग रंगों में दिखाया गया है। और नीचे बॉक्स में आप ये कलर देखेंगे तो ब्लैक कलर जहाँ पे है, ब्लैक स्पॉट, वो 9 की तीव्रता से ऊपर वाले भूकंप हैं। तो देखेंगे कि ये बहुत कम है, यानी 5 ही भूकंप हैं 9 की तीव्रता से ऊपर। और इन 5 भूकंपों को देखोगे तो एक ये अलास्का में है, ये इधर सबसे लेफ्ट हैंड की तरफ अलास्का है, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का भाग। फिर नीचे ये देखेंगे आप तो जो दक्षिणी अमेरिका का भाग है ये चिली है नीचे, और फिर इधर ये एशिया में देखेंगे तो ये इंडोनेशिया, और फिर ऊपर की तरफ ये उधर जापान, और फिर ये कमचटका द्वीप है, कमचटका द्वीप समूह है जो सोवियत संघ का है, मतलब वर्तमान में रूस का है। तो ये 5 बड़े भूकंप हैं 9 की तीव्रता से। इसके बाद फिर रेड कलर के स्पॉट देखोगे तो वो थोड़े ज्यादा दिख रहे हैं, जो 8 से लेकर के 8.9 की तीव्रता वाले भूकंप हैं। और इस तरह से फिर ऑरेंज कलर जो है वो और ज्यादा दिख रहा है, जो 7 से लेकर के 7.9 की तीव्रता वाले हैं। और फिर 6 से 6.9 की तीव्रता वाले येलोइश कलर के हैं। और उससे कम भूकंप तो लाखों की संख्या में है, जो बहुत बड़ी संख्या में हर साल आते हैं। तो ये सन 1900 से लेकर के 2017 तक के बीच के मेजर जो अर्थक्वेक हैं, बड़े जो भूकंप हैं, वो
और जो नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि सामान्य तौर पर 4.5 की तीव्रता से ऊपर के भूकंप नुकसान पहुंचाते हैं, उससे नीचे वाले भूकंप नुकसान नहीं पहुंचाते, और प्रतिदिन आते रहते हैं नीचे की तीव्रता के भूकंप। तो इस तरह से ये दुनिया में मतलब पूरा वितरण है इनका। अब इसके बाद थोड़ा सा जो तीनों तरंगें थी उनको देखते हुए एक क्वेश्चन आता है इनमें कि एक छाया क्षेत्र बनता है, भूकंप का छाया क्षेत्र। तो थोड़ा सा मैं उसको समझा दूं कि ये जो पी वेव्स होती हैं, ये तो धरती के अंदर जहां भी पैदा होती हैं वहां से द्रव और ठोस दोनों माध्यमों में आगे बढ़ सकती हैं, क्योंकि अनुदैर्ध्य प्रकार की तरंगें हैं, ये आगे पीछे गति करती हैं, तो ये ठोस और द्रव दोनों में आगे बढ़ सकती हैं। इसलिए जब ये मेंटल और मेंटल के नीचे कोर से होकर के गुजरती हैं, तो इनके डायरेक्शन में थोड़ा उनके घनत्व के कारण, चट्टानों के घनत्व के कारण परिवर्तन हो जाता है। तो कुछ क्षेत्रों में ये तरंगें पहुंचती हैं, कुछ क्षेत्रों में नहीं पहुंचती। लेकिन एस वेव्स जो होती हैं, एस तरंगें जो होती हैं, वो द्रव भाग में नहीं चल पाती हैं, तो ऊपर क्रस्ट भाग में ही चलती हैं, और बीच में जो मेंटल है वहां पे ये ट्रेवल नहीं कर पाती हैं, क्योंकि अनुप्रस्थ प्रकार की, ट्रांसवर्स प्रकार की वेव्स होती हैं। तो ये कोर के अंदर प्रवेश ही नहीं करती, क्योंकि मेंटल में ही नहीं जाती तो फिर कोर में नहीं पहुंचेंगी, तो अपोजिट डायरेक्शन में ये बिल्कुल नहीं जा रही। तो पहले दोनों का अगर आप थोड़ा सा देखें, पॉइंटर के माध्यम से मैं दिखाऊं, तो जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर भूकंप पैदा हुआ था नीचे, ये यहाँ पे, तो ये एस तरंगें 103 डिग्री अक्षांश से लेकर के और 103 डिग्री अक्षांश के बीच में कहीं भी ट्रेवल नहीं कर पाती हैं। तो एस वेव्स के कारण तो यहाँ पे कोई तरंगें नहीं दिखाई देंगी, यानी सीज्मोग्राफ पर यहाँ पे कोई हलचल दिखाई नहीं देगी। लेकिन पी तरंगों के कारण इस वाले क्षेत्र में हलचल दिखाई देगी, लेकिन ये क्षेत्र, इतना क्षेत्र और इधर का ये इतना क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्रों में हलचल नहीं दिखाई देगी। तो दोनों तरंगों की जगह को मिला दें हम, तो देखें कि ये 103 डिग्री से 150 डिग्री तक का, अब इसको रफली 145 डिग्री भी बोलते हैं, 150 डिग्री भी बोलते हैं, अक्षांश है ये, यानी धरातल के। तो 103 डिग्री अक्षांश से 150 डिग्री अक्षांश, और ये 103 से 150 दोनों तरफ, इधर ना तो पी वेव्स पहुंच पाती हैं और ना एस वेव्स पहुंच पाती हैं, तो इनको हम छाया क्षेत्र कहते हैं, शेडो जोन कहते हैं अर्थक्वेक के लिए। यानी कि आप ऐसे समझें कि अपनी प्रकृति के आधार पर पी वेव्स और एस वेव्स पृथ्वी के कुछ भागों पर पहुंच नहीं पाती हैं, सीज्मोग्राफ पर उनकी हलचल जो है वो नोट नहीं हो पाती है, इसलिए वो क्षेत्र भूकंप के लिए छाया क्षेत्र कहलाते हैं, और वो 103 डिग्री और 150 डिग्री के बीच के छाया के क्षेत्र होते हैं। तो 103 और 150 के बीच में छाया क्षेत्र बनता है। तो इस तरह से वह छाया क्षेत्र के बारे में आता है कि क्यों बनता है, तो ये इनकी दोनों की प्रकृति के कारण बनता है। अब इसके बाद जो भूकंप का मापन है, मेजरमेंट है, थोड़ा उसको देखें। तो भूकंप के बारे में जो जानकारी मिलती है वो सीज्मोग्राफ के द्वारा मिलती है, और सीज्मोग्राफ ये राइट हैंड की तरफ मैंने दिखाया है। तो ये सीज्मोग्राफ जो है इस तरह से चल रहा है, देखो चालू हालत में जैसे है ये। तो ऐसे करके जब भूकंप आता है, तो भूकंप के आने के समय पर ये सीज्मोग्राफ इस तरह से चलता है, और चल करके ये कंपन को इस पेपर पे, ये रोल लगा हुआ है पेपर का, इस पेपर रोल पर जैसे तरंगे आ रही है, नीचे से देखोगे आप डिफरेंट कलर की तरंगे आ रही हैं, जो तरंगे इसको सीज्मोग्राफ उपकरण को हिला रही हैं, और इनके हिलाने से जो कंपन है वो कंपन इस रोल पर दर्ज होते जा रहे हैं। तो इस तरह से ये रोल पे कंपन दर्ज हो गए। अब इन कंपनों को देखो तो ये लेफ्ट हैंड की तरफ ये कंपन यहाँ पे है ब्लू कलर में, ये इस तरह से। तो ये ब्लू कलर में ये जो बड़े कंपन है ये यहाँ पे तीव्रता ज्यादा है, और छोटे कंपन है ये तीव्रता कम है। ये असल में एम्पलीट्यूड है, आयाम है तरंगों का, इनका तरंगों का आयाम है। तो ये ज्यादा आयाम का क्षेत्र है, ये कम आयाम का क्षेत्र है। तो इसी से सीज्मोग्राफ से पता लगता है कि भूकंप जो है किस समय पर सबसे ज्यादा तेज था, फिर कितना धीमे हो गया। और फिर इसी सीज्मोग्राफ जो होता है, इस सीज्मोग्राफ की तरंगों का प्रयोग रिक्टर स्केल और मर्केली स्केल के द्वारा इनकी ऊर्जा के मापने के लिए किया जाता है। तो ध्यान रखना है कि सीज्मोग्राफ वो यंत्र है जो भूकंप के बारे में बताता है हमें, और भूकंप को कागज पर दर्ज करता है, जैसे अभी इधर कर रहा है ये राइट हैंड की तरफ आप देखोगे चालू हालत में। और फिर ये कागज पर ये जो तरंगे हैं इस तरह से दर्ज हो जाती हैं, आयाम इनके, एम्पलीट्यूड इनके दर्ज हो जाते हैं, और इन एम्पलीट्यूड का प्रयोग जो है रिक्टर स्केल और मरकरी स्केल, वो फिर इनसे तीव्रता और ऊर्जा की मात्रा ज्ञात करते हैं कि इस भूकंप से निकलने वाले उसमें कितनी तीव्रता की तरंगें थी, कितनी ऊर्जा निकली। तो वो जो स्केल है वो फिर इसका मैग्नीट्यूड मापते हैं, यानी परिमाण मापते हैं। तो कंफ्यूज नहीं करना है सीज्मोग्राफ में, रिक्टर स्केल में। वो रिक्टर स्केल और मर्केली स्केल इसका मैग्नीट्यूड मापते हैं, और ये आयाम मापते हैं, यानी एम्पलीट्यूड को मापते हैं।
और एक टर्म यहाँ पे समघात रेखाएं। ये समघात रेखाएं यानी कि समान नुकसान पहुंचाने वाली रेखाएं जिस बिंदु से निकलती हैं उन रेखाओं को समघात रेखाएं। घात मतलब आघात, चोट, यानी कि समान चोट पहुंचाने वाली, भूकंप के समय निकलने वाली तरंगें, उनको जो बताने वाला ग्राफ होता है उसको ही हम समघात रेखा या आइसोसीजमल लाइन कहते हैं। तो इस तरह से ये 3 टर्म हुए। अब यहीं पर मैं एक टर्म जो रिक्टर स्केल और उनको है, उनको भी मैंने आपको बता दिया कि ये दोनों जो हैं वो इनको मापते हैं, यानी सीज्मोग्राफ के जो द्वारा जो तरंगों का एम्पलीट्यूड बनता है उस एम्पलीट्यूड का लॉग स्केल, लॉगरिथमिक स्केल बना करके और हम ऊर्जा और जो तीव्रता है उसको मेजर करते हैं। तो रिक्टर स्केल पर जो फिगर है वो 1 से लेकर के 9 तक होते हैं। हालांकि 9 कोई अल्टीमेट नहीं है, 9 के आगे भी हो सकता है, लेकिन 9 ही जनरली मान के चलते हैं। और हर आगे आने वाला फिगर पहले वाले फिगर से 10 गुनी ऊर्जा, 10 गुनी तीव्रता को बताता है और 32.5 गुनी, कहीं 31.5 भी लिखा रहता है, 31.5 से लेकर 32.5 गुना ऊर्जा की मात्रा को बताता है। तो इसमें ये रिक्टर स्केल के बारे में जो थोड़ा सा आप देख रहे हैं डायग्राम राइट हैंड की तरफ, तो इसमें जैसे मैंने अभी बताया आपको कि हर एक लेवल, बढ़ता हुआ लेवल 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर भूकंप को बताता है, 10 गुना ज्यादा भूकंप को बताता है और 32.5 गुना ज्यादा ऊर्जा को बताता है। अब नीचे 1 2 3 4 10 तक जैसे दे रखा है, मैंने अभी बताया स्केल 9 तक होता है, लेकिन 9 हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो इसमें ये इन्होंने थोड़ा सा जो पहले मैप आपने देखा था ना उसमें के डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसके आधार पर बताया कि 1 की तीव्रता के भूकंप लगभग रोज आते हैं, हर मिनट आते हैं दुनिया भर में। 2 की तीव्रता के भूकंप को भी स्मॉल कहते हैं और ये हर घंटे आते हैं। जैसे 1 की तीव्रता का तो हर मिनट आता है, 2 की तीव्रता का भूकंप हर घंटे आता है, 3 की तीव्रता का भूकंप हर दिन आता है, 4 की तीव्रता का भूकंप दुनिया भर में हर हफ्ते आता है। इसके बाद तीव्रता बढ़ती जा रही है, देखो 5 की तीव्रता का भूकंप मॉडरेट कहलाता है और वो मतलब मंथली आता है और लगभग 10 महीने में, 10 साल में सॉरी एक बार आता है। 6 की तीव्रता का भूकंप 30 साल में एक बार आता है। 7 की तीव्रता का भूकंप 50 साल में एक बार आता है। 8 की तीव्रता का 100 साल में, 9 की तीव्रता का 300 साल में और 10 की तीव्रता का भूकंप 1000 वर्ष में आता है। एक्सट्रीम है ये, बहुत डिस्ट्रक्टिव होगा, लेकिन इस तरह से ये भूकंप के बारे में एक जनरल कंसेप्ट यहाँ पे बता दिया कि किस तरह से भूकंप आते हैं। बस अब एक लास्ट टॉपिक यहाँ पे जो भूकंप के बारे में, कि भारत में भूकंप के लिए एक मैप बनाया गया है और भारत को पूरे को भूकंप की तीव्रता के आधार पर 5 जोन में बांटा गया है। जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5। तो मैं थोड़ा पॉइंटर से दिखाने की कोशिश करूंगा आपको कि इसमें ये सबसे नीचे ये वाला जो कलर है, पट्टी है, ये जोन 5 है, ये सबसे खतरनाक है। इससे कम खतरनाक जोन 4, फिर जोन 3, फिर जोन 2 और जो व्हाइट कलर में सबसे ऊपर जोन 1, सबसे कम तीव्रता वाला भूकंप। तो अब मैप में ये इन कलर को देखोगे आप, तो जैसे ये सबसे डार्क कलर वाले क्षेत्र हैं, ये वाले, इन जगहों पर सबसे तेज भूकंप आने की संभावना भारत में है। तो ये पूरा नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है और ये बिहार का ऊपर का पश्चिम बंगाल से मिला जुला है एरिया, फिर ये हिमाचल उत्तराखंड वाला क्षेत्र है और इधर ये पंजाब और ऊपर का एरिया जम्मू से लगा हुआ है, हिमाचल और इनका क्षेत्र है, और इधर ये गुजरात में ये कच्छ और इसके ऊपर का क्षेत्र है। इन जगहों पर भारत में सबसे तीव्र भूकंप आने की संभावना रहती है, सबसे ज्यादा संभावना रहती है, इसलिए इनको जोन 5 में रखा गया है। और फिर आप पूरे मैप में देख सकते हो कि जोन 4 में कौन कौन से क्षेत्र हैं, ऊपर टेबल जो ऊपर जो कलर के जो बॉक्स दे रखे हैं उन कलर से मिलान करके। तो मैं जैसे बता दूं कि जोन 1 में जो क्षेत्र आते हैं वो, उनमें भूकंप सबसे हल्का और सबसे कम संभावना, और क्रम से 2 3 4 5 तक बढ़ती जाती है, और 5 जो है सबसे खतरनाक जोन है, यहाँ सबसे ज्यादा भूकंप आने की संभावना। तो ये पूरी जो हिमालयन बेल्ट है, आप देखोगे कि हिमालयन बेल्ट में 5 और 4 में आ रही है पूरी। तो यहाँ पर ये भूकंप के लिए सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है, ये सबसे ज्यादा यहाँ पे संभावना है भूकंप आने की, सबसे खतरनाक क्षेत्र है ये भारत के। और मध्य भारत में आप देखोगे ये जयपुर के आसपास का क्षेत्र, रायपुर के आसपास का क्षेत्र, नीचे हैदराबाद और इसके आसपास का, बंगलौर के आसपास का क्षेत्र, ये व्हाइट जोन है, यहाँ भूकंप आने की ना के बराबर संभावना। तो इस तरह से ये जो अर्थक्वेक के बारे में जोन बनाए गए हैं भारत में, इन पर भी एक क्वेश्चन आता है, तो इसको भी आपको देखना रहेगा। तो इस तरह से आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है और इसको हम यहीं पे